दोस्तों, दुनिया में कुछ हथियार सिर्फ शक्ति नहीं होते, वे अस्तित्व की गारंटी होते हैं। ये वो ताकत है जिसे हर महाशक्ति खुफिया रखना चाहती है, क्योंकि यही तय करता है कि युद्ध में कौन बचेगा और कौन इतिहास बन जाएगा। भारत ने भी अपने वजूद को बचाने के लिए एक ऐसा ही अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसे दुनिया न्यूक्लियर ट्रायड के नाम से जानती है। सोचिए, जब आपके पड़ोस में दो नापाक दुश्मन बैठे हों, एक ड्रैगन जो हर दिन आंख दिखाता है और दूसरा आतंकवाद का अड्डा जो हमेशा पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में रहता है, तो क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमने 1898 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद ही यह जान लिया था कि अब हमें दुनिया की तरह ही सोचना होगा। इसीलिए भारत ने फैसला किया कि हमारी सुरक्षा की नींव इतनी गहरी और इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई दुश्मन उसे हिला भी ना सके। और इसी जरूरत ने न्यूक्लियर ट्रायड को जन्म दिया। ट्रायड यानी 3 शक्तियों का मिलन, हवा, जमीन और पानी। जब आपके पास इन तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता होती है, तो आप दुनिया को एक साफ संदेश देते हैं: हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना। अगर तुमने हमें मिटाने की कोशिश भी की, तो हम तुम्हें भी मिटा देंगे। इसे ही कहते हैं निवारण। यह सिर्फ बदला लेने की ताकत नहीं है, यह हमले को रोकने की ताकत है। और इस पूरे सिद्धांत का दिल है भारत की नीयत। हमारी नीति साफ है: नो फर्स्ट यूज। हम कभी पहल नहीं करेंगे, हम कभी किसी पर पहला परमाणु हमला नहीं करेंगे। हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन यह शांति कमजोरी की निशानी नहीं है। अगर कोई हम पर पहला हमला करता है, तो हमारा जवाब इतना विनाशकारी और इतना तेज होगा कि दुश्मन की कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। और इसी पक्की दूसरी स्ट्राइक की गारंटी के लिए ट्रायड जरूरी है। अगर दुश्मन जानता है कि वह पहला वार करके हमें खत्म नहीं कर सकता, तो वह वार करेगा ही नहीं। भारत ने इस नीति के तहत 3 स्तंभ तैयार किए हैं, जिसके बारे में जानकार दुश्मन सिर्फ खौफ में नहीं रहता, बल्कि उसका कलेजा तक कांप जाता है। पहला स्तंभ, जमीन की ताकत और मल्टीपल अटैक क्षमता का विस्तार। ट्रायड का सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद स्तंभ है जमीन से मार करने वाली मिसाइलें। भारत का परमाणु बेड़ा शुरू होता पृथ्वी मिसाइलों से, जो छोटे फासले पर दुश्मन को सटीकता से धूल चटाने की क्षमता रखती है। लेकिन भारत की असली ताकत है हमारी अग्नि सीरीज। इस सीरीज ने ही हमें एक छोटी क्षेत्रीय शक्ति से उठाकर ग्लोबल पावर की कतार में खाड़ दिया किया। अग्नि 5 मिसाइल ने हमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब में शामिल किया। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता, यानी पूरा चीन इसकी इज्जत में है। इसका मतलब है कि भारत आज बीजिंग, शंघाई और चीन के किसी भी बड़े शहर को निशाना बनाने की ताकत रखता है। जब दुश्मन को पता होता है कि उसके घर पर खतरा है, तब वो सीमा पर आंखें दिखाना बंद कर देता है। लेकिन अग्नि 5 को जो चीज सबसे घातक और एडवांस बनाती है, वो है इसकी MIRV क्षमता। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। दोस्तों, ये कोई आम तकनीक नहीं है। कल्पना कीजिए, एक ही रॉकेट आसमान में जाता है, लेकिन वातावरण में वापस आते समय वो एक नहीं बल्कि कई अलग अलग परमाणु वॉरहेड को छोड़ डिचता है। हर वॉरहेड एक अलग शहर, एक अलग सैन्य ठिकाने को निशाना बनाता है। ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। ये क्षमता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर दुश्मन ने कुछ मिसाइलों को बीच में ही इंटरसेप्ट भी कर लिया, तब भी बाकी वॉरहेड अपना काम पूरा कर देंगे। MIRV हमारी दूसरी स्ट्राइक को कई गुना अधिक विश्वसनीय बना देता है। इसे बनाना किसी भी देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती होती है, और हमारे वैज्ञानिकों ने इसे पूरा करके दुनिया को चौंका दिया। इतना ही नहीं, हमने अग्नि प्राइम जैसी मिसाइलें भी बनाई हैं, जो कैनिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इसका मतलब है कि मिसाइल को एक सील बंद डब्बे में रखा जाता है। इससे यह मिसाइल लॉन्च के लिए हर समय तैयार रहती है और इसे कहीं से भी और किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए किसी फिक्स्ड साइलो की जरूरत नहीं होती। इसे एक ट्रक पर लोड किया जा सकता है और देश के किसी भी कोने में ले जाया जा सकता है। दुश्मन अगर हमारे मिसाइल साइलोस का नक्शा जानता भी है, तो भी वह इस चलते फिरते खतरे को ट्रैक नहीं कर सकता। यह जमीन वाला स्तंभ इतना मजबूत है कि यह किसी भी पारंपरिक हमले को झेल सकता है। दूसरा स्तंभ, आसमान की निगरानी और लचीलेपन की रणनीति। ट्रायड का दूसरा अहम हिस्सा है हवा से होने वाला हमला। जमीन से मिसाइलें फिक्स होती हैं और एक बार लॉन्च होने पर उन्हें वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन आसमान से हमला डायनामिक और लचीला होता है। यही लचीलापन हमारे फाइटर जेट्स देते हैं।
आज हमारे पास सुखोई 30 MKI और हाल ही में शामिल हुए राफेल जैसे वो जेट हैं जो परमाणु हथियार ले जाने के लिए मॉडिफाई किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए, युद्ध की स्थिति में अगर हमारे मिसाइल साइलोज दुश्मन के पहले हमले में तबाह हो जाते हैं तो क्या ऐसे में हमारे परमाणु सक्षम फाइटर जेट्स हवा में गश्त कर रहे होंगे या किसी अंडरग्राउंड हैंगर में सुरक्षित होंगे? वे उड्डयन भरकर दुश्मन के इलाके में घुसेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। हमारी वायुसेना के पायलटों को इस तरह के मिशन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे दुश्मनों के सबसे मजबूत वायु रक्षा प्रणालियों को भी भेद सकें। हवा वाला स्तंभ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें आपातकाल में फैसला बदलने का मौका भी देता है। अगर हमने फाइटर जेट को हमला करने के लिए भेजा और आखिरी वक्त में युद्ध टल गया तो हम उन्हें वापस बुला सकते हैं, लेकिन एक बार मिसाइल लॉन्च हो गई तो उसे वापस बुलाना असंभव है। यह स्तंभ हमारे ट्रायड को लचीलापन और सुरक्षा की दूसरी परत देता है। इसके अलावा फाइटर जेट्स परमाणु हथियार को दुश्मन के बिल्कुल करीब तक ले जाकर गिरा सकते हैं, जो सटीकता को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा और सबसे गुप्त स्तंभ प्रोजेक्ट एटीबी और INS अरिहंत का जन्म। लेकिन दोस्तों, असली खेल शुरू होता है अब, जब हम ट्रायड के तीसरे और सबसे जरूरी स्तंभ की बात करते हैं, पानी के नीचे की ताकत। यह वो जगह है जहां भारत की दूसरी स्ट्राइक की गारंटी हमेशा बनी रहती है। सोचिए, अगर दुश्मन ने अपनी पूरी ताकत से हम पर पहला परमाणु हमला किया और दुर्भाग्य से हमारे एयरबेस और हमारे मिसाइल साइलोज तबाह कर दिए, तो क्या? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब जमीन पर सब कुछ शांत हो चुका होगा तब भी पानी के गहरे अंधेरे में एक ऐसा योद्धा छुपा बैठा होगा जिसे दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रैक नहीं कर सकती। यही है भारत की पक्की दूसरी स्ट्राइक की गारंटी, और यह गारंटी देता है परमाणु पनडुब्बी का बेड़ा, जिसका सबसे बढ़ा नाम है INS अरिहंत। यह नाम संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है शत्रुओं का संहारक। यह सिर्फ एक शिपयार्ड में बना जहाज नहीं था, बल्कि यह भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी सपनों का साकार रूप था, जो परमाणु ऊर्जा से चलता है और बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है। यह कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी। कल्पना कीजिए, एक स्टील की बड्ढी ट्यूब को समुद्र की ऐसी गहराइयों में भेजना जहां पानी का दबाव इतना होता है कि वह एक कार को कोल्ड ड्रिंक के कैन की तरह पिचका सकता है। अरिहंत को इसी दबाव को झेलना था। इसका प्रेशर हल, यानी वह बाहरी कवच, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील से बना था। इस स्टील को भारत में ही DRDO और निजी कंपनियों ने मिलकर बनाया। यह उच्च शक्ति वाला स्टील होता है जिसे जोड़ना किसी सर्जरी से कम नहीं होता। अगर वेल्डिंग में जरा सी भी कमी रह जाती तो समुद्र का दबाव पनडुब्बी को पल भर में तहस नहस कर सकता था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हर मुश्किल को पार किया। इसे विशाखापत्तनम के एक अतिगुप्त डॉकयार्ड में दुनिया की नजरों से बचाकर कई पर्दों के पीछे बनाया गया। इस गुप्त परियोजना का नाम था प्रोजेक्ट एटीब, जिसका मतलब है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व्हीकल। सालों तक देश को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या बन रहा है। बस इतना पता था कि देश की सबसे बड़ी ताकत तैयार हो रही है। ताकत इसलिए कहा गया इसे क्योंकि किसी भी परमाणु पनडुब्बी की असली जान उसका दिल, उसका इंजन नहीं, बल्कि उसका रिएक्टर होता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आती हैं, जिससे वे पगडंडी दी जा सकती हैं। लेकिन अरिहंत के पास है परमाणु ऊर्जा। वह एक बार चलनी शुरू हुई तो वह महीनों तक गहरे समुद्र में रह सकती है, बिना सतह पर आए। यह पानी के नीचे तैरता हुआ एक अदृश्य किला बन जाता है। INS अरिहंत के अंदर जो 83 मेगावाट का दाबयुक्त जल रिएक्टर लगा है, वो एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सोचिए, एक पूरे पावर प्लांट को एक पनडुब्बी के अंदर फिट करना और उसे इतना छोटा और इतना शांत रखना कि वह पानी के नीचे बिना किसी शोर के चलता रहे। इस छोटे से रिएक्टर को बनाने में बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों का रोल सबसे अहम था। उन्होंने यूरेनियम फ्यूल और पानी के दबाव को संभालने की ऐसी तकनीक विकसित की। सबसे बड़ी चुनौती थी मिनिट्यूराइजेशन की। बड़े पावर प्लांट के रिएक्टर बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पनडुब्बी के अंदर उसे छोटा करना था और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि वह पूरी तरह सुरक्षित हो। इस रिएक्टर को चलाने के लिए जो क्रू यानी नौसैनिकों की टीम तैयार की गई, वह भी देश की सबसे एलिट टीम होती है। उन्हें पनडुब्बी को पानी के नीचे ही नहीं, बल्कि उस पनडुब्बी के अंदर मौजूद परमाणु रिएक्टर को भी चलाना होता है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसे बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। उन्हें 24 घंटे 7 दिन समुद्र के नीचे इस जटिल मशीन की निगरानी करनी होती है। लेकिन अरिहंत को घातक बनाने के लिए उसे सिर्फ चलना नहीं था,
उसे मिसाइल दागनी भी थी। और यहाँ एंट्री होती है उन मिसाइलों की जो इस पनडुब्बी की असली ताकत है कि सीरीज मिसाइलें। इन मिसाइलों का नाम हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कि सीरीज में पहली मिसाइल थी कि 15, जिसे हम सागरिका के नाम से भी जानते हैं। इसकी रेंज करीब 750 किलोमीटर थी। ये पहली सफलता थी, लेकिन असली गेम चेंजर जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी वह है कि 4 मिसाइल। इसकी रेंज है करीब 3500 किलोमीटर। ये रेंज महत्वपूर्ण है क्योंकि 3500 किलोमीटर का मतलब है कि INS अरिहंत भारत के तट के पास यानी हमारे सुरक्षित पानी में रहते हुए भी पाकिस्तान और चीन के किसी भी बड़े शहर को निशाना बना सकती है। अगर अरिहंत को हमला करने के लिए दुश्मन की सीमा के पास जाना पड़ता तो उसके पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता, लेकिन के 4 के साथ वह घर के पास रहकर भी दुश्मन के घर में तबाही मचा सकती है। यह भारत की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा है। INS अरिहंत अपनी मिसाइलें दागने के लिए वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स का इस्तेमाल करती है। लॉन्चिंग की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि इसे 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहले मिसाइल को पनडुब्बी के अंदर से गैस जनरेटर का इस्तेमाल करके ऊपर धकेला जाता है। यह एक गीला लॉन्च तकनीक है। मिसाइल पानी के अंदर से बुलबुले बनाते हुए ऊपर जाती है और जैसे ही यह पानी की सतह को तोड़कर हवा में आती है उसका असली रॉकेट इंजन चालू हो जाता है। ये सब सेकंड्स के खेल में होता है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करना किसी भी नौसेना के लिए सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होती है। और अरिहंत के पास ऐसे 4 लॉन्च ट्यूब हैं जिनमें वह 4 के 4 या 12 सागरिका मिसाइलें लोड कर सकता है। अब सवाल यह है कि INS अरिहंत ही क्यों? जब हमारे पास जमीन और हवा की ताकत है तो पानी के नीचे की यह इतनी महंगी और जटिल ताकत क्यों? इसका कारण है कि अगर हमारे दुश्मन एक साथ मिलकर पहला परमाणु हमला करते हैं तो वे सबसे पहले हमारे एयरबेस और हमारी मिसाइल साइलोज को निशाना बनाएंगे। लेकिन INS अरिहंत के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। यह पनडुब्बी समुद्र के अंदर हजारों किलोमीटर नीचे अदृश्य रहती है। इसे किसी सैटेलाइट से नहीं देखा जा सकता और दुनिया के सबसे बेहतरीन सोनार भी इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। यह पनडुब्बी पानी के अंदर महीनों तक गश्त कर सकती है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि यह कहाँ है। यही अदृश्यता इसे हमारी बदला लेने की ताकत की गारंटी बनाती है। जब दुश्मन को पता होता है कि उनका पहला हमला चाहे जितना भी सफल हो जाए, लेकिन भारत की एक परमाणु पनडुब्बी अभी भी गहरे समुद्र में बैठी है जो पलटवार कर सकती है, तो वह कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यही डर निवारण कहलाता है और यही भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा नीति है। अरिहंत ने भारत को वह आत्मविश्वास दिया है कि हम पर कोई पहला हमला नहीं कर सकता। 2018 में INS अरिहंत ने अपनी पहली निवारक गश्त पूरी की। जब यह पनडुब्बी समुद्र में गई तो इसने आधिकारिक तौर पर भारत के न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने उस समय एक शांत घोषणा की थी जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। भारत अब पक्की दूसरी स्ट्राइक की क्षमता रखता है, यानी भारत पर कभी दुश्मन ने परमाणु हमला कर भी दिया जो कि कभी ना हो, लेकिन अगर उसने ये गलती कर भी दी तो INS अरिहंत सेकंड स्ट्राइक की गारंटी देता है और इसी गारंटी से दुश्मन को सबसे ज्यादा डर लगता है। दोस्तों, भारत यहीं पर रुका नहीं। INS अरिहंत केवल एक शुरुआत थी। अरिहंत के ठीक बाद भारत ने उसकी बहन पनडुब्बी INS अरिघाट को लॉन्च किया। यह पनडुब्बी अरिहंत से ज्यादा शक्तिशाली है, इसके सिस्टम ज्यादा एडवांस हैं और यह ज्यादा गोपनीयता के साथ ऑन परेड कर सकती है। अरिघाट के कमीशन होते ही भारत का SSBN बेढ़ा दोगुना हो जाएगा और हमारी दूसरी स्ट्राइक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। ये बेड्डा हमें यह सुनिश्चित करता है कि हमारी परमाणु निगरानी 24 घंटे 7 दिन बनी रहे। अगर एक पनडुब्बी मेंटेनेंस के लिए डॉक पर है तो दूसरी हमेशा गश्त पर होगी। यह भारत को वह रणनीतिक गहराई देता है जिसकी इस खतरनाक क्षेत्र में जरूरत है। लेकिन अरिहंत क्लास का परिवार यहीं खत्म नहीं होता। अब भारत S4 और S5 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ये आने वाली नई पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियां हैं जो अरिहंत से बहुत बड़ी, बहुत तेज और बहुत घातक होंगी। इन नई पनडुब्बियों का डिजाइन ऐसा होगा कि ये पानी के नीचे और भी ज्यादा शांत रहेंगी। इन्हें पंप जेट प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीक से लैस किया जा रहा है जिससे उनकी आवाज इतनी कम हो जाएगी कि उन्हें ढूंढना लगभग असंभव होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पनडुब्बियाओं के 5 और के 6 जैसी अधिक रेंज वाली मिसाइलें ले जा सकेंगी। इन नई मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर से भी
ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब है कि ये पनडुब्बियां बंगाल की खाड़ी के सुरक्षित पानी में रहते हुए भी दुनिया के ज्यादातर बड़े शहरों को निशाना बनाने की ताकत रखेंगी। यही भारत का अगला बड़ा कदम है, अपने ट्रायड को ग्लोबल रीच देना और अपनी शक्ति को पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में फैलाना। ये केवल चीन या पाकिस्तान को रोकने की बात नहीं है, बल्कि दुनिया की एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी जगह सुनिश्चित करने की बात है। दोस्तों, इस न्यूक्लियर ट्रायड ने सिर्फ हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं की हैं, इसने वैश्विक मंच पर हमारी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया है। जब INS अरिहंत ने अपनी पहली निवारक गश्त पूरी की तो भारत आधिकारिक तौर पर उन 6 एलिट देशों में शामिल हो गया जिनके पास जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की ताकत है। इस ट्रायड ने एशिया में शक्ति संतुलन को भी बदल दिया है। चीन अब भारत को हल्के में नहीं ले सकता। उन्हें पता है कि अगर वे भारत पर हमला करते हैं तो भारत की एक पनडुब्बी उन्हें समुद्र के बीच में ही ढूंढकर तबाह कर सकती है। यही डर, जो एक दूसरे के विनाश की गारंटी देता है, सभी देशों को शांति बनाए रखने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, यह है भारत के न्यूक्लियर ट्रायड की पूरी कहानी। यह सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, यह हमारे वैज्ञानिकों की लगन, हमारे इंजीनियरों के कौशल और हमारी नौसेना के साहस की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे हमने शून्य से शुरुआत करके दुनिया की सबसे जटिल तकनीक में महारत हासिल की और अपने देश को सुरक्षा की गारंटी दी। INS अरिहंत और उसका ट्रायड आज भारत की अद्वितीय ताकत है, एक ऐसा गुप्त हथियार जो कभी किसी पर पहला हमला नहीं करेगा, लेकिन हमला होने पर जवाब इतना जबरदस्त देगा कि दुश्मन दोबारा कभी सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। यह शांति के लिए बनाया गया सबसे बड़ा हथियार है।